इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है रियान पराग का। और गूंजे भी क्यों नहीं, 490 रन उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 8 मैचेस में बनाए हैं, जिसमें 39 छक्के हैं, 7 लगातार हाफ सेंचुरीज हैं। टूर्नामेंट का मिनिमम स्कोर उनका 45 है, साथ में 11 विकेट हासिल किए हैं, कप्तानी करते हुए अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया है। और इससे पहले का डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी थी, उसमें 354 रन, जो उस टूर्नामेंट का भी हाईएस्ट रन गेटर थे और इस टूर्नामेंट में भी अब तक वो हाईएस्ट रन गेटर हैं। इससे पहले की परफॉर्मेंसेस की बात की जाएगी तो रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, तीनों में उनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस पिछले साल भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार परफॉर्मेंसेस स्पेशल हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद वो सिलेक्टर्स को मजबूर तो करेंगे कि इंडियन टीम को टी20 क्रिकेट में जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज चाहिए, साथ में गेंदबाजी कर सकता हो और बेहतरीन फील्डर हो, उस कैटेगरी में उन्होंने अपना नाम डाल दिया है। अब ये सिलेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे देखते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन ऐसा क्या बदल गया है रियान पराग की बल्लेबाजी में, उनके खेल में, कि ये खिलाड़ी आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बाकी टीमें और प्लेयर अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और रियान पराग एक दूसरे लेवल पर ऑपरेट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहली चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, जो शायद उन्होंने अंडरस्टैंड की है अपनी बल्लेबाजी के बारे में कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी ताकत क्या है। उस चीज को उन्होंने पहली चीज कहीं ना कहीं समझा है। बाकी जो कंपोजर जिस तरह का रहा है, उनका जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है और जिस तरह से वो खेले हैं, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में टैलेंट बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन उस टैलेंट को ट्रांसलेट करना परफॉर्मेंस में वो बड़ी चीज होती है। उसके लिए आपको वो मेंटल टफनेस चाहिए होती है, जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं रियान पराग ने दिखाई है। क्योंकि आईपीएल उनके लिए बहुत खराब गया था, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। तो उन सब चीजों से निकल करके आना और दोबारा से टॉप परफॉर्मेंसेस देना, ये बड़ी चीज है और ये उनके मानसिक दृढ़ता को दिखाती है। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, उनकी बल्लेबाजी में जो देखने को मिले हैं, जो उन्होंने डेवलप किए, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं। एक चीज फॉर श्योर उन्होंने डेवलप की है कि बैट स्विंग, बैट स्पीड, तो वो अगर आप देखेंगे तो पहले से कई गुना ज्यादा आपको तेज नजर आएगी। आप उनके बल्ले का फ्लो देखिए और बैट स्पीड देखिए, अलग ही नजर आ रही है। और बहुत कम बल्लेबाजों की बैट स्पीड मैंने इस तरह की देखी है जो रियान पराग के साथ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज आप देखें, उनका गेम जिस तरह का है, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है, उन प्लेयर्स के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि लेंथ को जल्दी पिक करना। ये लेंथ वो पहले भी शायद जल्दी पिक करते थे, लेकिन अभी शायद बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्लियरिटी ज्यादा है, तो और जल्दी लेंथ को पिक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जो लेंथ बॉल स्पिनर की गिर रही है ना, उसको भी वो जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बना दे रहे हैं और वहां से बैकफुट से पिक करके लॉन्ग ऑन, मिड विकेट आपने छक्के मारते हुए देखा है। सेम फास्ट बॉलर को भी किया है, मतलब स्पिनर को कर लिया तो ठीक है, थोड़ा स्लो है, आपने जल्दी पिक कर लिया, आप अक्रॉस चले गए, बैकफुट चले गए, आपने बना लिया उसका, लेकिन सेम चीज फास्ट बॉलर के साथ भी हो रही है। तो आपको एक पहला क्रेडिट तो आपको उनको इस चीज का देना पड़ेगा कि ये जो जल्दी लेंथ पिक कर रहे हैं और बैट स्पीड उन्होंने जिस तरह से डेवलप की है। पहले में क्या हो रहा था, कई बार पिक कर ली लेकिन बैट लेट आया और वो क्लियर नहीं हुई, खड़ी हो गई गेंद, वहीं पर रह गई, छक्के उतने लंबे नहीं जा रहे थे। अभी आप छक्के देखेंगे ना कि जो 6 की बाउंड्री है, जो रोप है, उससे भी बहुत अंदर जाके छक्के गिर रहे हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको 70 मीटर के छक्के मार रहे हैं, वो 90-95 मीटर के छक्के मारे जा रहे हैं रियान पराग की तरफ से, अगर आप उनकी बल्लेबाजी में देखेंगे। तो लेग साइड तो बड़ी शॉर्टेड रही है, बिकॉज ज्यादातर खेल जो है वो उनसे बैकफुट से खेलने को दिखाई दे रहा है कि बैकफुट से ज्यादातर आपको वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनके खेल की दूसरी बड़ी चीज है कि उनका सारा गेम जो है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। और हैंड आई कोऑर्डिनेशन में जैसे मैंने बात की कि आपको लेंथ पिक करना बहुत जरूरी होगा, वो पिक करते हैं, बैकफुट से अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि फ्रंट फुट पर खेलने की।
फ्रंट फुट पर उनका गेम कभी भी बहुत बेहतरीन नहीं रहा, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न हमेशा से उनके लिए रहा था। लेकिन उसको उन्होंने इस बार एड्रेस कैसे किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रन जो है वो बैकफुट से बने हैं, उन्होंने स्पिनर को पिक करके बाहर छक्के मारे हैं, ये फ्रंट फुट से भी उन्होंने बहुत जबरदस्त शॉट खेले हैं। और बात जब क्रिकेट में की जाती है ना कि आपका फीट मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, पैर अच्छे चलने चाहिए, तभी आपकी ड्राइव्स अच्छी लगती हैं, तभी आपका जो खेल है वो बेहतर दिखाई देता है। लेकिन पता है फंडामेंटल चीज क्या होती है, ये फीट मूवमेंट हम क्यों कहते हैं कि फीट मूवमेंट होना चाहिए तभी आप बेटर प्लेयर है, क्योंकि आपको ना वेट ट्रांसफर करना होता है, पावर ट्रांसफर करनी होती है, आपको बॉल की तरफ जाना होता है, और वो वेट ट्रांसफर करने के लिए आपको फीट मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी दुनिया की क्रिकेट में ना स्पेशल होते हैं, जिसमें मैंने हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात की और मेरे को पहला खिलाड़ी याद आता है मार्क वॉ। मार्क वॉ को अगर आप में से किसी ने देखा है तो आपने देखा होगा कि वो लेंथ बॉल को भी बैकफुट की गेंद बना दिया करते थे, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद बना दिया करते थे। इवन फास्ट बॉलर की गेंद को भी वो मतलब ऐसा बना देते थे कि वो छोटी गेंद है, बेसिकली गेंद तो लेंथ पे ही गिरी थी, लेकिन उन्होंने उसको बना दिया कि वो छोटी गेंद है। कैसे बना दिया? अब अगर आप देखेंगे कि हल्का सा बैकफुट पर गए और पिछले घुटने को आपने वेंड किया, अगर आप सीधा खड़ा रहेंगे तो आप थोड़ा सा लेट होंगे, जब आपने घुटने को वेंड किया तो आपका वेट ट्रांसफर थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है उससे। और फिर आप देखेंगे, अगर आप कभी आपको वक्त लगे तो मार्क वॉ को आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा कि जो शॉट्स उन्होंने बैकफुट से खेले उस दौर में, और उस वक्त के फास्ट बॉलर को जो बड़े तेज भी हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन विकेट भी बहुत तेज होती थी, तो जो लेंथ बॉल को बैकफुट से खेल करके कवर और पॉइंट के एरिया से उन्होंने चौके छक्के मारे हैं, वो अपने आप में बड़े रिमार्केबल थे। और ये सिर्फ टैलेंट की बात थी कि एक गेंद को जल्दी पिक करना और अपनी जो बॉडी का शेप है इस तरह से बना के रखना, बैलेंस बना के रखना और वेट ट्रांसफर करना, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उनका बैकफुट का जो नी था उसको बेंड करना, जिससे उनका बड़ा स्मूथ वेट ट्रांसफर आपको देखने को मिलता था, और जिसमें उनको बहुत सक्सेस भी मिली और बहुत सारे रन भी उन्होंने बनाए। आप दुनिया के क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर, वनडे क्रिकेट में सबसे पहले 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी मार्क वॉ है। आप वीरेंद्र सहवाग के भी गेम में देखेंगे तो आपको वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला फील ज्यादा नजर आएगा। आप ब्रेंडन मैकुलम के खेल में भी देखेंगे तो आपको वही चीज नजर आएगी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की अगर आप बात करेंगे उनके खेल में, क्योंकि पैर इन सारे खिलाड़ियों के उतने ज्यादा नहीं चलते थे, लेकिन वेट ट्रांसफर इन सबका बड़ा स्मूथ था। वीरेंद्र सहवाग थोड़ा सा हाइट भी कंपैरेटिवली कम थी, तो आपको उतना दिखेगा नहीं कि बैकफुट पर जाके उन्होंने किस तरह से एडजस्ट किया है, वेट ट्रांसफर किया है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मार्क वॉ के साथ सिमिलरिटी आपको रियान पराग की ज्यादा नजर आएगी, जिस तरह से वेट ट्रांसफर हो रहा है। तो बैकफुट का तो वेट ट्रांसफर आप बिल्कुल सिमुलेट कर सकते हैं, मार्क वॉ के साथ आप उनको देख सकते हैं कि जैसे वो बैकफुट पर करते थे। लेकिन ये जो फ्रंट फुट पर चीजें हो रही है ना, ये और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इवन मतलब जैसे मार्क वॉ की मैंने बात की, अब आप देखें कि फ्रंट फुट पर जनरली होता क्या है कि अगर आपका पैर नहीं चल रहे हैं तो आप शॉट खेलते हैं, तो क्या होता है कि आपने बिना फीट मूवमेंट के शॉट खेला तो आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो बेसिकली बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अपर बॉडी आपकी आगे की तरफ जा रही है और लोअर बॉडी आपकी जगह पर ही खड़ी है, तो आप बॉडी बैलेंस बना के नहीं रख पाते, शेप मेंटेन करके नहीं रख पाते, जो बेसिक फंडामेंटल चीज कही जाती है। लेकिन अगर आपको वो कंपनसेट करना होता है तो आप टांग आगे निकालते हैं और उसके बाद स्मूथली जो है वो वेट ट्रांसफर आप अपना जो बेस है वहां से लेके फ्रंट फुट पर आप कर देते हैं। अब अगर आप पैर नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे कंपनसेट कर सकते हैं आप अपने वेट ट्रांसफर को? इन्होंने क्या किया, हल्की सी टांग खोली, उसके बाद नी से टो पर इन्होंने वेट ट्रांसफर किया, ज्यादा वेट उस पर डाला, और जो फ्रंट फुट का नी है उसको हल्का सा बेंड किया, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ गए और बैकफुट का नी है उसको बेंड किया। अब इसमें क्या है ना, वेट ट्रांसफर तो स्मूथ हो गया, लेकिन जो लंबी टांग निकाल करके खेलता है तो उसको एक लंबा एरिया मिलता है बेसिकली वेट ट्रांसफर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा स्मूथ लगता है। वो आपको छठे सातवें स्टंप की गेंद भी आराम से खेल जाएगा, क्योंकि उसका वेट ट्रांसफर बेटर है और वो लीन कर रहा है टुवर्ड्स द बॉल, तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन इन्होंने क्या है कि अपने एक लिमिटेड दायरे में ही अपना वेट ट्रांसफर किया है, अपनी जो एक आई वुड से कि जो एक लिमिटेशन है उसमें रह के ही उन्होंने उस तरह की चीज की है। अब इनको दिक्कत बस एक होगी कि ये ज्यादा दूर की गेंद खेलने के लिए ना जाए। अगर ज्यादा दूर की गेंद खेलने के लिए जाएंगे तो फिर वो वल्नरेबिलिटी बनेगी, लाइक कवर ड्राइव लगाते हुए कि आप जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज्यादा दूर की, तो इन्होंने अपने आप की उस कमजोरी को समझा है कि मैं इस तरह से खेल रहा हूं तो मुझे अपने जो दायरा है ना
उतने में रह के ही खेलना है, मेरे को बल्ला फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बल्ला फेंका तो जब मूविंग बॉल होगी तो वो मेरे लिए वल्नरेबिलिटी बन जाएगी कहीं ना कहीं। और जब गेंद मूव नहीं कर रही है ना और आपका फिर बैट स्पीड अच्छा है तो फिर आप जा सकते हैं, चौके छक्के लगना है। शायद पावर में एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन जो इनको ज्यादा शॉट लगाते हुए देखा है, कल के दिन भी इन्होंने आकाशदीप को एक छक्का मारा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इन्होंने शॉट खेला, आए बस इतने पे ही रोक दिया ना उसको, आगे बल्ला उससे आगे नहीं गया जहां तक इनका पैर या घुटना जा रहा था, जहां से इन्होंने बेंड किया था। तो ये ना एक अपनी लिमिटेशन को भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि फ्रंट फुट पर गेम मेरा क्या है और मेरे को कितने दायरे में रह के खेलना है। तो तीसरे चौथे स्तंभ तक की गेंद इनको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ज्यादा बाहर गेंद जब जाती है तो फिर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और बैकफुट से भी खेल सकते हैं, आप डिफरेंटली उसको खेल सकते हैं। तो ये अपनी ताकत का पता होना, अपने गेम को अंडरस्टैंड करना, यह बहुत बड़ी चीज है। और हर बल्लेबाज ना गेम में कुछ ना कुछ लेके जरूर आता है, तो ये भी अपने लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। और बड़ा रेयर मैंने किसी बल्लेबाज को देखा है कि इस तरह से वेट ट्रांसफर करते हुए, ज्यादातर ओकेजन्स पर जिस तरह से फ्रंट फुट पर इनका वेट ट्रांसफर हो रहा है, बैक फुट पर तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, मार्क वॉ को इससे पहले देखा था इस तरह की चीज करते हुए, बट फ्रंट फुट पर ये थोड़ा सा स्पेशल चीज अभी उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है। और अपने गेम को कहीं ना कहीं जरूर समझ रहे हैं कि मेरी लिमिटेशन क्या है और मैं किस तरह से खेल रहा हूं। तो स्पेशल बल्लेबाजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये फीट मूवमेंट तो है नहीं, बट ये इतना बेहतर खेल चल कैसे रहा है, ये कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है और ये लगातार रन कैसे बना पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल चीज जो होती है क्रिकेट की बैटिंग में, वो फीट मूवमेंट नहीं होती, वो होता है कि आपका स्मूथ वेट ट्रांसफर और बॉडी बैलेंस। तो वो आपका बना रहे, जो ये बना के रख पा रहे हैं विदाउट फीट मूवमेंट, बिकॉज ये अपने बॉडी को उन पर्टिकुलर एंगल्स पर मोड़ ले रहे हैं जिससे वो बैलेंस अच्छा बना रहता है। तो ये स्पेशल चीज है, टैलेंट वाली चीज है। बाकी बैट स्पीड और बैट स्विंग और तमाम चीजों की बात मैंने जो की वो तो अपने गेम में दिखाई रहे हैं, और स्पेशल चीजें आपको इनसे इसीलिए देखने को मिल रही है। और जो कंसिस्टेंसी की बात मैंने की कि अभी मतलब जैसे लाइव बहुत ज्यादा देखा नहीं, लेकिन बल्ला फेंकते हुए मैंने इस मैच में उनको देखा नहीं कि उन्होंने बैट थ्रो कर रहे हो अपनी लिमिटेशन या दायरे से बाहर बल्ला फेंकते हुए। तो ये अच्छी चीज है, गेम को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छी चीज है जो रियान पराग ने करके दिखाई है एज अ बैट्समैन। जो इवॉल्व हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में अच्छा करें तो फिर और अच्छी चीज होगी, अपना दावा मजबूत करेंगे इंडियन टीम के लिए भी आने वाले वक्त में, अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों यही था रियान पराग की बल्लेबाजी के एनालिसिस और उनकी इस बार की परफॉर्मेंस के बारे में। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।